Hello everyone. Good evening. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो क्या चल रहा है आप लोगों का? एग्जाम वगैरह तो लेट हो गए मेरे सुने स्कूल में। आप लोगों के एग्जाम भी लेट हैं या टाइम पे ही हैं? सर लेट। लेट हैं। अच्छा। सर पहले मिड टर्म होगा उसके बाद फाइनल। अभी मिड टर्म होगा पहले फिर फाइनल होगा। यस सर। कब है एग्जाम? मई में है एग्जाम आपका फाइनल? यस सर। अच्छा तो बढ़िया होगा, फिर सबको टाइम मिलेगा पढ़ाई का। फिर क्या कर लेंगे? क्या सर? अक्षित, मैं कहा सबको टाइम मिल गया पढ़ाई का, तो क्या कर रहे हो? सर हमारे खत्म भी हो गए। खत्म भी हो गए? यस सर। ओके। ओके, कौन सा स्कूल है आपका? सर डीएवी। ये भी ओके। आपके हो गए सानवी एंड इशिता, इशिका? यस सर, कंप्लीट हो गए 12th आपके? स्टार्ट करा दिया अब तो। 12th करा दिया? हाँ, एक दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। अच्छा, स्कूल वालों को यार, स्कूल वाले 12th भी खत्म कर दें कुछ दिनों में। हाँ, उनको तो बोर्ड से मतलब है ना ज़्यादा से। हाँ तो 12th भी जल्दी खत्म करना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे अभी कि अप्रैल में लगभग 10 तारीख के आसपास या अपने फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से स्टार्ट कर देंगे 12th क्लास। हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। दैट विल बी द बेटर ऑप्शन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास है ना। तो बेटर है कि हम 12th कर लेंगे और उसके बाद फिर रिवीजन वाला पार्ट करेंगे, तब 11th को दोबारा देख लेंगे। तो अभी तो 11th देख लेते हैं पहले, और कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं एंड फिर हम 12th स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। आपका जो रिवीजन चल रहा था, बताओ रिवीजन में क्या पढ़ना है? न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन वगैरह पढ़ना है, क्या करना है? सर वर्क पावर। वर्क पावर है नहीं? फ्लूइड्स पढ़। यस सर। वर्क फ्लूइड्स तो आ पावर, नहीं रहा सर। वर्क पावर एनर्जी तो आ रहा है। तो पहले वर्क पावर नहीं पढ़ लेते, फिर अगली क्लास में कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। यस और सर। किसी और का कोई और टॉपिक ऐसा कुछ रह रहा हो, मैंने ज़्यादा लोगों का रह रहा हो तो बता दो। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ लेंगे। इजी चैप्टर है बहुत ज़्यादा, काफ़ी इजी है। और मैंने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इजी है, हालांकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी है, और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा भी है चैप्टर। तो देख लेते हैं फटाफट से वर्क पावर एनर्जी। तो इसके अलावा बाकी बताओ, नेक्स्ट टाइम पे क्या चैप्टर है? वर्क पावर एनर्जी हो गया एक, तो एक फ्लूइड बता रहे हो, और क्या चैप्टर चाहते हो? सर मैंने जो एक चीज़ बिल्कुल, पूछनी थी, अभी आप स्कूल के हिसाब से रिवीजन करा रहे हो क्या? हाँ स्कूल के हिसाब से करते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो वर्क पावर एनर्जी एंड फ्लूइड्स, ठीक है, तो ये रह गया आप लोगों को। और कोई किसी का रह गया हो तो बता दो, कि मुझे ज़्यादा रह गया हो। कर लोगे बाकी? ठीक सर है। यस। सर रिवीजन तो नीट के हिसाब से करवा दो, स्कूल का तो हो जाएगा। नीट के हिसाब से कराना है? यस सर। सर फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अप्रैल से तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी 12th की। अच्छा, आपको डिसाइड कर दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कैसे ही करा दूँगा। नीट के हिसाब से कराऊँ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो नीट के हिसाब से कर लेते हैं। ओके, मीन्स रिवीजन कराना है पढ़ाना, क्योंकि आपका टॉपिक तो हो रखा नहीं है, फिर नीट के हिसाब से रिवीजन कराना होगा ना। यस सर। यस सर। ओके, फटाफट करते हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन करके या कुछ कुछ थ्योरी पढ़ के फटाफट से करते हैं, बाकी तो आप पढ़ चुके हो। ओके, तो देखो इसमें बेसिकली पहले वर्क के बारे में डिस्कस किया गया है, और वर्क को जो हमने फिजिक्स में डिफाइन किया है वो हम करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अगर नॉर्मल देखें तो एफ डॉट डी एस करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है,
ये हमारा वर्डन होता है फिजिक्स में। और फोर्स अगर आपका कांस्टेंट है तो यू कैन राइट दिस एज एफ इनटू डी एस कॉस थीटा या जो भी है। अब इसका जो इंटीग्रेशन आता है, अगर मान लो आपका ये चीज़ कांस्टेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कांस्टेंट है, तो एक आपका एफ भी बाहर आ जाएगा और फोर्स कांस्टेंट है, तो ये ऐसे बन जाएगा दिस थिंग। तो फिर ये आपका जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट नहीं है या फिर एंगल वेरी कर रहा है आपका, ठीक है, एंगल वेरी कर रहा है या फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम इसको अभी तो हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मान लो एंगल कांस्टेंट नहीं है, एंगल वेरी कर रहा है या फोर्स वेरी कर रहा है, तो यू कैन नॉट राइट दिस एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो आपको किसी पार्टिकल को फोर्स लगा के मूव करा रहे हो और आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है आपका वो वेरी करेगा हमेशा। फ्रिक्शन फोर्स का जो ये तो वैल्यू भी वेरी कर सकता है और डायरेक्शन भी वेरी कर सकता है। तो अगर मैं लिखूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो आ जाना चाहिए अगर मैं घूम के वापस आ गया तो। लेकिन ये जीरो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे आपका फोर्स जो है चेंज हो रहा है डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पे हम इसको जीरो नहीं कर सकते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते इसको इन केस ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन मान लो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है और इसमें आप मूव कर रहे हो, इसमें जब आप मूव करोगे तो आपकी फोर्स फिक्स है, यहाँ पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा आपका। तो अगर फोर्स हमारा चेंज नहीं हो रहा, एफ वेक्टर इज कांस्टेंट, तो इस केस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो अगर मैं घूम के यहाँ पे आऊंगा तो मेरा वर्क जीरो आ जाएगा क्योंकि मेरा फोर्स तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं। और अगर भाई हम इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, बेसिक से निकालेंगे कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो डिपेंड करेगा कि आपका फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो यूजुअली हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही वैलिड होता है जो कि आपके फोर्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्स की अगर यूनिट वगैरह की बात करें, अच्छा जो वर्क डन है एफ इंटू डी एस, ये आपका या तो आपको फोर्स दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, कई बार तो आई जे के की फॉर्म में, उससे आप निकालते हो। कई बार आपको एरिया दिया रहेगा, मैंने आपको ग्राफ दिया रहेगा तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। या कई बार आपको फोर्स की इक्वेशन दी रहेगी एफ इक्वल टू 3t प्लस समथिंग है, या एफ इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस 5x प्लस समथिंग है। तो ये डिपेंड करेगा कि फोर्स आपको किस फॉर्म में दिया होगा। तो आप कई बार इंटीग्रेट करोगे, कई बार आप जो है ग्राफ का एरिया निकालोगे, कई बार आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। फोर्स की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो आपकी न्यूटन है, और दूसरी अगर ऐसा यूनिट तो न्यूटन है। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी? सीजीएस यूनिट डाइन। क्या रिलेशन है न्यूटन में? 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन है, ठीक है। तो आपने जब डायमेंशन वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने निकाला होगा कि 1 न्यूटन आपका जो आता है वो 10⁵ डाइन के बराबर आता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन है। और फोर्स की यूनिट हुई है ना, वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल और अर्ग। जूल और अर्ग होगी, करेक्ट। जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है? 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग। 10⁻⁷, ठीक है। तो ये आपका सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट आपका छोटा होता है। तो 1 जूल इसकी एसआई यूनिट है, जूल इसकी एसआई यूनिट है, अर्ग में जो है इसकी सीजीएस यूनिट है। और आपका जो रिलेशन आता है वो आता है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ रिलेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी दूसरे किलोग्राम मीटर एक यूनिट होती है। तो 1 किलोग्राम मीटर और जूल में क्या रिलेशन है? ये ग्रेविटेशन यूनिट है।
1 kg मीटर इक्वल टू 9.8 जूल के बराबर हो जाएगा, है ना। 1 किलोग्राम फोर्स, अगर आप इसका मतलब 1 kg मीटर का मतलब होता है कि आप 1 किलोग्राम फोर्स लगाओगे और बॉडी को 1 मीटर मूव कराओगे, तो जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम 1 kg फोर्स, सॉरी 1 किलोग्राम मीटर बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको बाकी पता है वर्गन इसके पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। एंगल आपका एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वर्गन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो के लिए हम 90 डिग्री का एंगल जो लिखते हैं, तो आपका या तो एंगल 90 हो तब जीरो हो सकता है, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो आपका वर्गन जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब आप किसी मतलब दीवार को धक्का लगाओ, दीवार को मूव नहीं करेगी आपकी, तो इन दैट केस वर्गन इज जीरो। 90 का केस जो आपका होता है वो आपने देखा हुआ है कि आपकी जो स्प्रिंग में कोई बॉल बांध के आप घुमाओ तो जो टेंशन फोर्स होगी उसका वर्डन जीरो आता है, क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा जो है इससे परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो वर्डन आपका जीरो आता है। सिमिलरली जब अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, इस टाइप के जो केस होते हैं यहाँ पे वर्डन जीरो आता है। या फिर पुली है और कोई पुली अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर बॉक्स रख के चल रहा है, तो इस केस में भी वर्डन जीरो आता है, क्योंकि इसका जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन है और वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्डन कम्स जीरो, ठीक है। अगर ये पुली ऐसे में जाके ऐसे जा रहा होता तो क्या वर्डन जीरो आता? यस क्यों आता जीरो? अगर ऐसे सीढ़ी पे चढ़ रहा होगा, सर बस ऊपर वाली हाइट वाला कंसीडर कर लेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट। करेक्ट, तो यहाँ पे वर्डन आ जाएगा, क्योंकि ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स तो को लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है अपवर्ड भी हो रहा है, तो अपवर्ड का आपको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ वर्डन आ जाएगा। यहाँ वर्डन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इस केस में वर्डन इज इक्वल टू जीरो है, बट इस केस में वर्डन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये केस ऐसा होता कि दिस पुली इज मूविंग हियर विद सम एक्सेलरेशन, अब वर्डन जीरो या नॉन जीरो? Plain ground, straight, and pulley is moving like this. Workman is zero or non-zero? नॉन जीरो। कैसे? मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी लगा ही रहा होगा वो, और डिस्प्लेसमेंट भी हो ही रहा है। करेक्ट, यानी आप ये फोर्स जो लगा रहा होगा कुछ ऐसे लगा रहा होगा, है ना, इसे दोनों बैलेंस करने से mg को ही बैलेंस करना है, जो नीचे काम कर रहा है, तो एक फोर्स का कंपोनेंट इधर को होना चाहिए इसका, और एक कंपोनेंट इधर को होना चाहिए एक्सेलरेशन कराने के लिए। उसका जो फोर्स होगा एक्चुअली वो कुछ ऐसे लगा रहा होगा, अब वो उसमें हाथ का यूज कर रहा होगा, सिर का भी यूज कर रहा होगा, दोनों का यूज कर रहा होगा, तो हो सकता है फोर्स ऐसे कुछ लगा रहा हो, तभी आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉसिबल है जब इस डायरेक्शन में फोर्स हो, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था। तो इस केस में वर्क डन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वर्क डन हमारा जो होगा इस केस में इक्वली एक्चुअली वो होगा एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये लिखो, या फिर इसके बराबर होगा अगर मेरे को वेलोसिटी वगैरह पता है इसकी तो दिखा सकता हूँ वर्क डन में। अगर मेरे पुली की वेलोसिटी पता है तो कैन आई फाइंड द वर्क डन बाय द पुली? दिखा सकता हूँ ना, कौन सी थ्योरम? तो थ्योरम है ना, अगर मुझे वेलोसिटी वगैरह पता है बॉक्स की या पुली की, अभी पता है और बाद में पता है, तो कैन आई फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉक्स? यस सर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। थ्योरम कौन सी है? अगर मेरी वेलोसिटी है v1 है या v2 है, मैं वर्क डन निकालता हूँ, कौन सी थ्योरम लगाता हूँ? अभी आगे आएगी थ्योरम, क्या नाम है उसका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इक्वल टू वर्क डन, थ्योरम का नाम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी।
कब वैलिड है ये कब वैलिड नहीं है, तो ऐसा कुछ। क्या ये इंटरनल यहाँ पे जो वर्क है, क्या ये वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है? एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल या दोनों? एक्सटर्नल। बाकी लोग सर दोनों से होगा। दोनों के लिए होता है ये, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वर्क डन आपको भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, दोनों फोर्सेस का निकालना पड़ेगा, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। वर्क डन बाय इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव या दोनों के लिए वैलिड है? सर दोनों के लिए। दोनों के लिए। तो ये थ्योरम हमेशा वैलिड है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो नॉन कंजर्वेटिव हो, वर्क इंटरनल हो रहा हो एक्सटर्नल हो रहा हो, ये थ्योरम हमेशा वैलिड होगी। ठीक है, आपकी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम है वो नॉन कंजर्वेटिव में काम नहीं करती, तो वहाँ पे आपको कंजर्वेटिव फोर्स निकालना पड़ता है यूनिटी। कंजर्वेटिव फोर्स में ही लगाते हो आप यूजली। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया फ्रिक्शन वगैरह, तो आपको फिर ट्रीटमेंट कुछ और ढंग से करना पड़ता है। सर कौन सी थ्योरम? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके। ये इसमें लिमिटेशन है ना आपके पास। तो ये आपकी जो है यूजुअली हम जो लगाते हैं, हालांकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, लेकिन अगर मान लो हीट में लॉस हो गई या कुछ हो गई तो हमारे काम की नहीं, हम निकाल नहीं पाएंगे उसमें, तो हम लोग इसको तभी लगाते हैं जब हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, यूजुअली तभी यूज करते हैं इसमें। या फिर आप उसका वर्क डन निकाल पाओ उस फोर्स का, तब आप कर सकते हैं। एनर्जी लॉस निकाल पाओ आप उससे, तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ये वाली थ्योरम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरम है, क्योंकि हर जगह वैलिड हो जाती है, तो हर जगह हम लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें आपने ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, जो आपके ऐसे वाले हैं कि चेन कितनी हैंग कर रही है, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा इसके इसको टेबल के ऊपर लाने में। mg L by 18। क्लियर है सबको? कितना आएगा इसमें? यहाँ पे जो मास होगा आपका जो हैंग कर रहा है वो m/3 मास होगा, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा कहीं L/6 पे। तो आपको इसको ऊपर उठा के लाना है, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो m/3 × g × L/6 which is mgL/18। तो ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चन भी किया होगा। तो बाल्टी डाली, बाल्टी का मास m है, रोप का मास m है, स्मॉल m है सॉरी, लेंथ ऑफ द रोप इज l, उसको ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इस केस में कितना वर्क करना पड़ेगा? इस केस में वर्क करना पड़ेगा, इसको m को तो ऊपर लाना है आपको, बाल्टी में पानी में पॉइंट प्लस mgl/2 mgl प्लस स्मॉल m gl/2 है ना, ये है। ठीक है, ये पॉइंट मास है, इसको आपको l डिस्टेंस से ऊपर लेके आना है। इसके लिए जो वर्क होगा वो mg × l होगा, इस पॉइंट मास मान लेंगे बाल्टी के पानी का। और ये रोप जो है ये बहुत बड़ा मास है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना पड़ेगा आपको,
वो L/2 पे होगा, आपको उसको L/2 पर लेके आना है, उसका बर्डन mg/L/2 हो जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो दिस इज द बर्डन, बाल्टी के ऊपर खींचने के लिए वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके वर्क डन जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रिक्शन का यूजुअली नेगेटिव होता है, कई बार पॉजिटिव भी हो जाता है वर्क डन। तो डिपेंड करता है कि एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा। चलो ये बताओ कि पार्टिकल है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i + 5j, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे मूव करता है 4j + 3k, यहाँ से यहाँ मूव करता है, फोर्स आपका है 4i + 3j, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सर फोर्स कितना है? 4i + 3j, 5 जूल। 5 जूल है, यस 4i + 3j है। बताओ बाकी लोग कितना है? एटीन जूल। 18 9 जूल। 9 अलग अलग आंसर है सबके। तो वो ये -2i + 5j है और फिर नेट वर्क डन 4j, बताया ना। हाँ नेटवर्क होता है, ये 4j + 3k है, ठीक है, k है, ये ध्यान रखना k है, ये ij नहीं है, ये 4j है। एक आंसर निकालो सब लोग, अलग अलग क्यों निकालो, पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। सर गलत हो गया, गलत वैल्यू ले लिया था। सही करो, देखो कितना 5 जूल इज द राइट आंसर, 5 आना चाहिए आंसर। ये आपका हो जाएगा कुछ नहीं, यस सर आ गया 5 जूल। आगे तो ये आपको माइनस करोगे तो -i आ जाएगा मेरे ख्याल से, ये वाला तो +3k आ जाएगा, +2i आ जाएगा, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, 4j कहाँ गया, j नहीं है, 4j - 5j, तो ये -j तो ये रहा, 3k ये आ गया और -2i + 2i आ गया, ठीक है। तो कोई निकालना, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, आपको ऐसे j से फर्क पड़ने वाला है, तो i और j चाहिए थे आपको बेसिकली, तो 2i - j है यहाँ पे, +3k लिख लो, फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ, i से i की मल्टीप्लाई करोगे तो 8, इसकी -3 करोगे तो, और इसकी करोगे तो -3 आएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द नीट एग्जाम। सर स्प्रिंग वर्क डन वाले क्वेश्चन करवा दो। इसके स्प्रिंग वर्क डन। स्प्रिंग का वर्क, हाँ कर लेंगे, ओके ठीक है, स्प्रिंग वाले भी कर लेंगे, स्प्रिंग वाले भी कर लेंगे। सर ये सब सीबीएसई में नहीं पूछे जाते? इतना तो पूछ ही लेंगे सीरियसली, वो तो ये इजी है, तो पूछ ही लेंगे। यस सर ये भी इजी है। तो दिस इज द थिंग, ओके। चलो आगे देखते हैं। वर्क एनी थ्योरम का मैं देख ली। काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होती है 12 mv² होती है, और मोमेंटम आपका mv होता है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो इसमें एक रिलेशन आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p² /2m होती है, आई थिंक आपको पता होगा।
और पी आपका 2m होता है, ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन में यूज होता है जहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि मोमेंटम को डबल किया किसी बॉडी का तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम चलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि पी का स्क्वायर है यहाँ पे। तो मोमेंटम को अगर आप डबल करोगे विदाउट चेंजिंग द मास, है ना, मोमेंटम डबल करने का मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है 2k हो जाएगी, सॉरी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा कितने का इंक्रीज होगा, 300% का, के से 4k होने का मतलब 3k का इंक्रीज हुआ विच इज 300%। ऐसे क्वेश्चन हम निकाल सकते हो उसमें, ऐसे यहाँ उल्टा भी कर सकते हो अगर ऐसा कुछ आ गया तो। ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट फॉर्मूला यूजफुल हो सकता है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, सर जो परसेंटेज चेंज होता है उसके लिए भी हम प्लस माइनस लिखते हैं क्या, मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो +300, डिक्रीज हो रहा है तो -300, ऐसा भी यूज करते हैं क्या? इस हाँ आप बिल्कुल करना चाहिए अगर ऐसा केस है, सिंपल केस है तो। मैंने ऐसा नहीं कि एरर वाले में यूज़ करने लग जाओ मैक्सिमम वाले में, इसमें तो कर सकते हो बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ पे ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब पी आपका चेंज हो रहा है 20%, ऐसा कुछ होता है, एम भी चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो फिर आपको दोनों देखना पड़ता है। हाँ नहीं, ठीक मैं है, तो वैसे बोल रही थी कि लास्ट में बस आंसर एक्सप्रेस करने के लिए प्लस माइनस। हाँ होता है, कई बार ऑप्शन में दिया रहता है 300% इंक्रीजेज या डिक्रीजेज ऐसे लिखा रहता है ऑप्शन में। चलो, तो ये सब है यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो इनका वैसे को रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके हमने जो रिलेट किया है आपको, इसके मैग्नीट्यूड को रिलेट किया, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को, इसी का मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात करें आपकी पावर की बात करूँ मैं, इसमें घर के बारे में डिस्कशन है, एनर्जी के बारे में डिस्कशन है। एनर्जी आपको पता है यहाँ पे एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकती है, और जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो ये ग्रेविटेशनल की हो सकती है और स्प्रिंग की भी हो सकती है, और भी हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ सारी, ये आप पढ़ चुके हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। उसके अलावा एक और होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग होती है। तो जब भी आप कोई स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या फिर इलोंगेट करते हो तो उसमें जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे जो स्प्रिंग हम लोग लेते हैं वो स्प्रिंग हमारा लीनियर स्प्रिंग होता है, मतलब वहाँ पे जो फोर्स होता है आपका प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन या इलोंगेशन होता है। तो फोर्स जो स्प्रिंग लगाता है जिसको खींचोगे आप, तो फोर्स इक्वल टू -kx लगाता है। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। एंड अगर आप इसमें वर्क एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स यहाँ पर इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है। स्प्रिंग को आपने कितना इलोंगेट किया या कितना कंप्रेस किया। मान लो इसकी नेचुरल लेंथ है, आपने इसको खींचा, ये बड़ा हो गया स्प्रिंग, ज़्यादा लंबाई इसकी बढ़ गई, तो आप देखोगे कि इसमें कितना डिफरेंस आया। जितना डिफरेंस आया उसको हम बोलेंगे इसका इलोंगेशन। मान लो लेंथ L1 थी, अब L2 हो गई, L2 माइनस L1 इज द एक्स। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है आपका स्प्रिंग जो है कितना टाइट है या फिर लूज है। अगर स्प्रिंग ज़्यादा टाइट होगा तो के ज़्यादा होगा, उसको खींचना डिफिकल्ट होगा टाइट स्प्रिंग को। तो टाइट स्प्रिंग इंप्लाइज दैट के की वैल्यू ज़्यादा होगी। जो टाइट स्प्रिंग होगा उसमें के की वैल्यू ज़्यादा लेंगे और लूज स्प्रिंग में के की वैल्यू कम लेंगे।
तो के इज अवर स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट, इसका जो यूनिट होगा वो क्या आ जाएगा, के का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो आपको दिया रहेगा कि स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर, तो उसको बताओ इतना फोर्स लगाएंगे तो कितना वो एक्सपेंड करेगा, ये सब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा स्टिफनेस कांस्टेंट है, ठीक है, आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप स्प्रिंग को जो खींचते हो उसके वर्ग में निकालते हो तो कितना वर्क लगेगा, तो वर्ग आपका एफ इंटू एक्स होता है। अब यहाँ पे एफ वेरिएबल है, तो जो एफ है ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जाओगे, जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जाओगे इसका एक्स बढ़ता जाएगा तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ये फोर्स इज वेरिएबल, तो आपको उसको निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको वर्क निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाइंड द डब्ल्यू यू हैव टू इंटीग्रेट द एफ डीएक्स। मैं साइन पे नहीं जा रहा कि प्लस के माइनस क्या होगा, लेकिन आपका इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। एफ को आप के एक्स लिखोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन करके। दिस इज द वर्क टू स्ट्रेच द स्प्रिंग। अगर आपने इसको x1 से x2 खींचा है तो ये x1 से x2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो आपका जो ये चीज आएगी वो आएगी के x2 का स्क्वायर माइनस के x1 का स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वर्क डन टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2। अगर आप इसकी मेन पोजीशन से इसको खींच रहे हो तो x1 0 हो जाएगा, तो बर्डन आपका के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम जो स्प्रिंग की एनर्जी लेते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर लेते हैं वो हम मीन पे 0 मानते हैं। यहाँ पे एनर्जी स्टोर हमारी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। जब उसे खींचोगे एक्स, उसमें एक्स कंप्रेशन करोगे या फिर एक्स इलोंगेशन करोगे तो एनर्जी आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो आपकी एनर्जी जो वेरी करेगी एक्स स्क्वायर से वेरी करेगी। तो अगर आप ग्राफ वगैरह बनाना चाहो तो फिर बताओ पैराबोलिक ग्राफ, इसको ई लिख लो या यू लिख लो। तो अगर आप ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो कुछ पैराबोलिक इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई स्प्रिंग है उसका एक्स जो है 10 सेंटीमीटर है, एनर्जी स्टोर इज सपोज ई, तो इसको 10 से 30 सेंटीमीटर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या आंसर आएगा इस केस में। एट के अपॉन 200। कितना 8 के अपॉन 200। 200 कैसे है, सर सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करा था। अच्छा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको, जो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एनर्जी स्टोर इसमें ई लिखा हुआ है, 8E आंसर आएगा। 80। 8E आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इतना होगा। और ये E1 मान लो, ये ई दिया हुआ है आपको, E2 जो आपका होगा वो हो जाएगा हाफ के इंटू 30 का स्क्वायर, इनको डिवाइड कर दो आप, E बाई E2 कितना हो जाएगा आपको, 100 तो कट ही जाएगा आपका। सर ये हमने डिवाइड भी करा। ताकि के वगैरह कट जाए आपको इजी हो जाए।
E2 आपका 9 ही आ जाएगा। तो पहले इसमें एनर्जी स्टोर E थी, अब 9 ही है, तो कितना वर्क करा होगा आपने इसको E से 9 ही बनाने में? 8E वर्क करा होगा। ठीक है, डिवाइड हमने इसलिए किया है ताकि हमारा के वगैरह कट जाए, कि हमें पता नहीं है ना के कितना है, इसलिए। सर मतलब इसमें पहले से स्टोर्ड एनर्जी थी वो ई। हाँ, ये एनर्जी स्टोर लिखा है ना, एनर्जी स्टोर इज E इस केस में। ठीक है, इस केस में 9 ही आ गई है एनर्जी, 80 का डिफरेंस आ गया। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं यूजुअली स्प्रिंग वाले में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आते और भी हैं, ये कॉमन है। और देखते हैं, और इससे पहले बाकी चीज़ देख लेते हैं। ये सीधा पावर वगैरह देख लेते हैं। पावर आपको पता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क होता है। W बाय टाइम, ये आता है आपका पावर। पावर आपकी, अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूँ, इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है। इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो ये dW बाय dt हो सकता है। वर्क डन बाय दिस, वर्क आपका होता है F इंटू एस। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो यू कैन राइट दिस इज F इंटू डी एस बाई डी टी, यानी कि F डॉट वी। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं एवरेज पावर की बात करूँ तो वो भी वर्क डन बाय टाइम होती है। इसके साथ वर्क डन आप लिख सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस, मान लो शुरू में 0 है या मत मानो 0 है, कुछ मान लो है काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा। इससे अगर आप निकालोगे तो आपकी एवरेज पावर आ जाएगी या फिर पावर आ जाएगी, और ये जो है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है, दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं। तो यूजुअली बोलते नहीं है इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो आप कोई भी ये लगा सकते हो फॉर्मूला। कई बार ये डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन बोलता नहीं है कि कौन सी पावर की बात चल रही है, सीधा बोलेगा पावर कैलकुलेट करो कितनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस पावर की ही बात चल रही होगी वहाँ पर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन दोनों अलग अलग होती हैं, ये चीज़ ध्यान भी रखनी है। पावर की जो यूनिट होती है सबको पता है कि SI तो वॉट होती है, उससे बड़ी यूनिट अगर देखें तो किलोवाट, मेगावाट हो सकती है, गीगावाट वगैरह हो सकती है। एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP। ये कितना होता है? इक्वल टू 740 वोट। 736 वोल्ट। ठीक है, करेक्ट। तो इसकी भी जरूरत पड़ती रहती है वाला, तो ध्यान में रखना कि ये भी हो सकता है। नेक्स्ट एनर्जी के बारे में, एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल के अलावा तो सब देख चुके हैं। और वर्किंग थ्योरम आपको बता चुका हूँ क्या होती है वर्किंग थ्योरम, इसका डेरिवेशन है तो देख लीजिएगा। डेरिवेशन तो ईजी है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है आपको, उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो आ जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्सेज, और इसमें सारे फोर्सेज होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इन दोनों का जो सम होता है फिर काइनेटिक और पोटेंशियल का, तो बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। सर वो आप पावर के लिए क्या बोल रहे थे कि इंस्टेंटेनियस पावर ही निकालनी है, मतलब पूछेंगे अगर कुछ मेंशन नहीं होगा? हाँ, यूजुअली क्वेश्चन में लिखा नहीं होता ना कि क्या है, वो बोलता है कि इतनी स्पीड है, इतना वो है, एक्सेलरेशन है उसका इतना, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मास 2 किलो है और स्पीड उसकी मान लो कि उसमें 5 मीटर पर सेकंड है, बताओ उसमें कितनी पावर है बॉडी पे लग रही है। तो ऑब्वियसली ये कि आप फोर्स इनटू वेलोसिटी निकालोगे इसमें, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालोगे और यहाँ से निकालोगे, ये तो निकाल नहीं सकते हैं इस केस में कि मैं फाइनली चीज़ें यस पता सर। नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लिखा नहीं रहता है कौन सी पावर की बात चल रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ये निकाली जा सकती है, एवरेज पावर तो निकाली जा सकती है, एवरेज तो निकाल सकते हो अगर उसमें बोला कि वेलोसिटी आपकी इतने से बढ़ के इतनी होगी, है ना। हाँ मतलब अब आप उन्होंने खुद ही एक इंस्टेंट ही दे दिया जब वेलोसिटी 5 है वो वाला। बिल्कुल उन्होंने एक इंस्टेंट पर्टिकुलर दे दिया, तो आपको फिर उसके अलावा नहीं निकालना पड़ेगा उनसे। ओके सर आपने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, फिर इसमें कोलिजन एक और टॉपिक है वो भी देखना है, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कोलिजन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट टाइम क्लास में, तो वो भी एक इसका टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, तो वो एक बार देख लेंगे आप लोग। बाकी मैं कोलिजन कर रहा हूँ। सर वो वाली क्लास अभी तक सर आई नहीं सर, रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे सर। क्लास नहीं है रिकॉर्डिंग में? यस सर नहीं आई। दैट वाज द लास्ट क्लास ना मैंने फिनिश की। यस सर। ठीक है, अभी मैडम को नहीं बोला, मुझे मैडम को नहीं सर अभी तक तो नहीं हुआ। तो एक बार बोल देना, मैसेज डाल दूंगी उनको, कमेंट डाल दूंगी, हो सकता है बोलूँ नहीं। ओके, एक क्वेश्चन है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, एक कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर इसका बन रहा है falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with speed 50 meter per second. So take E as 10 meter per second square. Find the work done. नीट का क्वेश्चन है, by gravitational force and resistive force. Of air, and option are something like this: -10 joule, comma -8.25 joule। ऐसे करके ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर है। सर +10 जूल और -8.75 जूल। 8.75 डी आंसर आ रहा है।
प्लस 10 जूल और माइनस 8.7 ये बोलो ना। यस सर। बाकी लोग भी देखो क्या आंसर है। आंसर में चेक कर लीजिए इसका आंसर है डी। है सबका आंसर? यस सर। इसका वर्क तो पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क हो जाएगा mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, आ गया सर। है ना? आ गया, ठीक है। ठीक है, तो सर mg इनटू ऑप्शन बी। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रेसिस्टिव। नहीं, बी आंसर है ये वाला। बी बोल दो, बी बोल दो। हाँ यस सर, डी आ गया। यस सर, डी आएगा सर। 8.75 है ना माइनस का। माइनस में 8.75 होप सबने कर लिया होगा, है ना? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सर ये रेजिस्टिव फोर्स बता देंगे। रेसिस्टिव फोर्स बताओ, रेसिस्टिव फोर्स कैसे निकाला? ये तो आपका आ गया होगा, ये तो आपका जो है 10 जूल आ रहा था। यस सर। ये रेसिस्टिव फोर्स कैसे निकाला भाई? बाकी लोगों ने जो वर्क डन बाय सर हाँ सर नेट वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाया ठीक है। और नेट वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो, तो यहाँ से निकाल लिया। निकाल लिया रेसिस्टिव फोर्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी में पता है 50 मीटर पर सेकंड है, मास 1000 ग्राम है, तो यहाँ पर करके निकाल लेंगे। क्लियर? यस। ओके। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल फोर्स है, फिर दोबारा का क्वेश्चन है। A variable force given by F equal to 3x square I plus 4j act on a particle. Force is in Newton, x is in meter. मैं सब कुछ SI यूनिट में है, तो टेंशन वाली जरूरत नहीं है। What is the change in kinetic energy of the particle as it moves from 2,3 to 3,0? What is the change in kinetic energy? जब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करता है अंडर दिस फोर्स, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? सारे कोऑर्डिनेट मीटर में दिए हुए हैं। बताओ।
-7 जूल। 7 तो दिया है, माइनस और प्लस दोनों दिए हुए हैं, आपका माइनस आ गया नीचे। +7 दिया है, +7 दिया। हाँ सर, +7 ही आ रहा है। क्या गलती कर दी थी? सर स्क्वायर क्यूब करना स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बाकी लोग देखो आ रहा है सर 7। सर मेरा तो 5 जूल आ रहा है। 5 जून, तो 5 जून का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ऑप्शन भी नहीं है 5 जून, 19 है और 0 है ऑप्शन में। कैसे कर रहे हो? मतलब एक्स वाले डायरेक्शन में तो 7 जूल आ रहा है, और वाई में भी नहीं निकालेंगे? वाई में -12 जूल आ रहा है। अच्छा, आपने सर एक्स वाले में 19 आ रहा है। एक्स वाले में 19 आ रहा है यस सर, और वाई वाले में -12। -12। ऐसे आ रहा है, तो देखो इधर चेक करके। अच्छा, ये आपने एक्स और वाई वाले को प्लस कैसे कर दिए? +2 किया मैंने। अच्छा ठीक है सर, हाँ सर आ गया, ठीक है। यस सर। सर वो हो गया, मैंने ना एक बार तो एक्स और वाई दोनों का मिला के निकाल दिया 7 जूल, और फिर वाई का अलग से -12 जूल, और उनको फिर ऐड कर दिया। मतलब जो मैंने एक्स और वाई का निकाला वो दोनों की इक्वेशन लगा दी। ठीक है, आप कैसे निकाले? आपको एक्स का कैसे निकाले हो? सर इंटीग्रेट करके। ओके, आप fx × dx से कर देंगे। 3x² यानी आप ले लो 2 से 3 तक, ऐसे। ये हमने वर्डन निकाला जब वो पार्टिकल यहाँ से अगर ऐसे गया होगा, एक्स में उसकी मूवमेंट होगी, एक्स डायरेक्शन में, जैसे आपने फिर वाई में गया उसकी मूवमेंट। आपने पहले मान लिया कि पहले पार्टिकल यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो वाई में आपने फिर निकाल लिया, वाई में तो कॉन्स्टेंट का फोर्स आपका, तो वाई में आपने निकाल लिया 4 × 0 - 3 -12। तो आपने दोनों वर्डन निकाल दिया। आपने माना कर यहाँ से यहाँ गया तो 19 जूल वर्क हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ गया तो 12 जूल वर्क हुआ, सॉरी -12। सर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी कितनी होती है? की डेफिनेशन ही वैसे आपने f डॉट dx किया है ना आपने, तो डॉट प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो स्केलर होते हैं सारे। सर ये तो मैथमेटिकली हो गया, मतलब वैसे वैसे मैंने वर्क की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, आप वर्क को जैसे डिफाइन करके क्या लिखते हो? वर्क इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम, या आपने जो वर्क किया वो एनर्जी कंज्यूम के बराबर है, कितना वर्क किया आपने। एनर्जी को डायरेक्शन तो होती नहीं, तो सर अगर डायरेक्शन नहीं होती तो सर हम -12 +12 ऐसे कुछ कहते हैं। वर्क डन को -12 या +12 इसलिए बोलते हैं कि हम ये देखते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है। ऐसे मान लो जैसे थर्मल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, जैसे यहाँ पे है कि वर्क डन आप पे हो रहा है या आप कर रहे हो सिस्टम पर। सर इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, मान लो जैसे ये पुली है और ये बॉक्स लेके ऊपर को जाने लगे ऐसे, तो बॉक्स पे वर्क कर रहा है, वर्क पे फोर्स लगा रहा है और उस पर वर्क कर रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। लेकिन मान लो बॉक्स बहुत भारी हुआ, पुली पिचक गया, पुली ऐसा हो गया, तो अब क्या हुआ? वर्क डन ऑन द पुली हो गया। यस सर। तो वर्क डन का पुली क्या आएगा?
नेगेटिव या पॉजिटिव इस केस में? नेगेटिव। ये वर्क डन ऑन द पुली हो गया ना ये, यस और ये केस में वर्क डन बाय द पुली है, इसके लिए पॉजिटिव आएगा। हो गया, सर। ऐसा होता है। तो लेकिन अगर हम इसमें सिस्टम देखें तो सिस्टम तो पुली और ये जो बॉक्स है वो दोनों सिस्टम होंगे ना? इस केस में बोल रहे आप नॉर्मल केस में या इस क्वेश्चन में बोल रहे? तो इस वाले केस में हाँ, हमने किसको सिस्टम लिया? तो सिस्टम तो ये दोनों ही होंगे ना एक साथ, मतलब कंबाइन करके। नहीं, दोनों नहीं है ना सिस्टम। दोनों अगर हमने कहा वर्क डन बाय द ऑन द बॉक्स कैसे बोलोगे? तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलोगे, इस सिस्टम पे कितना वर्क हुआ। ओके सर। तो सिस्टम पे वर्क तो फिर कौन करेगा? तो फिर नॉर्मल रिएक्शन करेगी जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी नीचे से, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, तो अलग अलग ही चीजें देगी। ओके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने ये एज्यूम कर लिया इसको कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, इससे पहले यहाँ कर सकते थे, फिर यहाँ आंसर सेम आता तब भी। हाँ, तो आपने यहाँ पे क्या मान लिया? इसको कंजर्वेटिव मान लिया ना हमने भाई। आपने ये, आपको थोड़ी पता है पार्टिकल ऐसे गया कि ऐसे गया कि ऐसे गया। आपने इस फोर्स को यानी कंजर्वेटिव मान लिया है ना? तो आपने मान लिया कंजर्वेटिव, इसलिए आपका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा तरीका ये होता है करने का कि हम ये भी कर सकते थे कि वर्क डन को हम सॉरी dw होगा ऐसे करके, ऐसे लिखते इसको dxi प्लस dyj। मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं लिख रहा हूँ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा जो होगा ds इक्वल टू क्या होता है? dxi प्लस dyj प्लस dzk। मैं ds को ये लिख सकता था, तो मैं यहाँ पे dxi प्लस dyj लिख देता हूँ, k तो है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे dx स्क्वायर i प्लस 4j कर सकता था मल्टीप्लाई बाय dxi डॉट प्रोडक्ट इन पे dxi प्लस dyj करता, एंड फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 3x स्क्वायर dx प्लस 4 dy इनका इंटीग्रेशन। तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन में रहते हैं। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर निकल आता है। और फिर कोऑर्डिनेट है यहाँ पे कितने हैं आपके? x का कोऑर्डिनेट मेरा 2 से 3 हुआ है, y का 3 से 0 हुआ है, तो आपका आंसर 2 से 3 और 0 से 2, 2 से 3 और 3 से 0 से 3 से 0 करके आ जाता है। तो ये तरीका है एक्चुअली। आपने तो इसमें भी तो उतना ही टाइम लग रहा है। हाँ नहीं, टाइम तो नहीं लग रहा है, मैं नहीं बोला टाइम, इसलिए आपको बोला थोड़ा तो ठीक है आप, लेकिन कंजर्वेटिव आपने मान लिया है फोर्स को। तो आपने ये वाला केस किया है, यू हैव टेकन दिस फोर्स एज कंजर्वेटिव। मैं कह रहा था आपको दोनों सही है, ऐसे आपको इतना चेक करने का नहीं आएगा कि आप पहले चेक करो कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, और आप चेक कर भी नहीं सकते। आपके सिलेबस में वो है भी नहीं। पहले एक फॉर्मूला था उससे आप चेक कर सकते थे, वो अभी किसके काम में दिया हुआ है। सर वो डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। क्या करते हैं तुम? ऐसे कुछ करते हैं ना, डिफरेंशिएट करके दोनों को देखते हैं हम लोग, पार्शियली डबल डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेम आता है तो फिर वो कंजर्वेटिव होता है। इसमें एक्चुअली हम लोग इसको, हाँ हम ना क्रॉस वो करते हैं, मैंने जो x वाला कंपोनेंट है उसको y से डिफरेंशिएट करते हैं, y वाले को x से करते हैं। तो x अगर ये चीज़ हमारी 0 आ रही है तो उससे पता चलता है कि हमारा फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में आपको नहीं है, पहले था, पहले मतलब नीट में तो नहीं था, लेकिन ये स्टेट बोर्ड में था, स्टेट एग्जाम में आता था, कुछ एग्जाम में आता था। ठीक है, तो इससे हम चेक करते थे कंजर्वेटिव है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फर्क आपको पड़ेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा नहीं कि कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव को चेक करना पड़ेगा, आप मान सकते हो। सर तो जो ये वाला मेथड है, इससे अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा तब भी ठीक आएगा? ये मतलब आपने बेसिक लिया है तो इसको तो ठीक आना ही चाहिए, है ना। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वो तो चाहे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो आंसर तो सही आएगा। एक दिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो सेम आएगा, लेकिन आपने जो तरीका लगाया, आपने तरीका क्या लगाया? आपने लगाया, आपने ये माना कि पहले मेरा पार्टिकल ऐसे गया
और फिर ऐसे गया, तो आपने वर्क डन निकाल लिया, लेकिन हो सकता है पार्टिकल ऐसे ना गया हो, पार्टिकल ऐसे गया हो, तीनों वर्क डन सेम ही आएगा ना दोनों केस में। सर लेकिन Same हम तो ऐसे ही करते हैं कि पार्टिकल ऐसे जाता नहीं, लेकिन हम उसे वो 2 एक्सेस में देखते हैं सॉल्व करने के लिए। तब सर प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्ट में कम्युनिटी कोर्स है, उसको कंजर्वेटिव है आपका, यस सर। हाँ वहाँ तो फर्क पड़ता ही नहीं ना कुछ, तो कंजर्वेटिव एमजी फोर्स वगैरह कंजर्वेटिव है, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पड़ सकता था अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव ना हो, तो इनफैक्ट आई थिंक कंजर्वेटिव है भी नहीं, है ना, तो यहाँ फर्क पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो ठीक है, हमने निकाल लिया, दोनों से सेम आंसर आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेम ना है, तो दिस इज द बेटर मेथड, दिस व्हाट आई वाज सेइंग। और आपको यूजुअली जो क्वेश्चन देंगे वो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ही देंगे, है ना, नॉन कंजर्वेटिव देंगे नहीं, क्योंकि उसमें फिर आपको निकालना पड़ जाएगा अलग ढंग से, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो जो आपने किया है, नीट में चल जाएगा। सर यस, सर जो आपने फोर्स दी थी, ये तो कंजर्वेटिव नहीं होगी ना? ये कंजर्वेटिव नहीं है, इसका जीरो नहीं आएगा ना ये चीज़। हाँ यस सर, तो इसमें फिर हमें इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बेटर तरीका तो ये है कि आप ऐसे करो, हालांकि आंसर सेम आ रहा है दोनों से ही, तो ये बाई चांस की बात है कि सेम आ गया, अदरवाइज उसका सेम नहीं आता। यस सर। खैर उसमें मत जाओ, उस पर आपका इतना टफ नहीं होगा, भूल जाओ सब कुछ, आपका जो ये फोर्स आएगा फोर्स ही कंजर्वेटिव देंगे, वो पहले चेक करके, ऐसा क्वेश्चन अगर देंगे तो। चलो अगला देखते हैं। स्टोन को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट h, स्टोन को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट h, बिल्डिंग से h से ड्रॉप किया, और ये फर्स्ट केस है, इसका मोमेंटम यहाँ पे जब ये आया तो p था, अब कह रहे हैं कि मैं इसकी हाइट जो है 100% मोर कर दूं, तो मोमेंटम जो है कितना होगा, मोमेंटम विल चेंजेस बाय, मोमेंटम विल चेंजेस बाय कितना परसेंट, ये ऑप्शन दिए हैं। 41%। 41%, ओके, ठीक है, बाकी लोग कैसे लगा था 41? सर पहले जब वो नीचे आएगा तो पहले केस में तो उसकी स्पीड √2 gh होगी, और दूसरे 2√gh होगी, तो फिर 2 - √2/√2 ठीक है, ठीक है, तो ये √2 भी हो गई। और कोई तरीका? और कोई अप्रोच हो सकती है इसकी, इसके अलावा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि स्टोन को h हाइट से ड्रॉप किया गया, तो जब ये नीचे पहुंचे इसका मोमेंटम p था, अब करें इफ h इज इंक्रीज बाय 100%, p विल चेंजेस बाय। ओके सर। सर इसे कैसे एक मेथड से और कर सकते हैं सर, इसमें पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी नीचे आते समय वो की, और दूसरे केस में वो 2 की हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। वाइस हो जाएगी, ठीक सर है। लेकिन एक ऐसा सेम मेथड ही है दूसरा नहीं। क्या करें?
इधर से माइनस कर देंगे। माइनस करोगे? फिर मतलब वो p इक्वल टू रूट के ई एम का फॉर्मूला लगा के उसमें जो p आएगा बीस अगर फाइन लोगों को माइनस करके। ठीक ठीक है, फिर वो भी कर सकते हैं। करेक्ट। ये आपका चेंज इन मोमेंटम होगा विच इज इक्वल टू रूट टू एम के टू माइनस टू रूट एम के वन बाय रूट टू एम के वन। एम से एम कट जाएंगे तो के टू माइनस के वन कर सकते हैं। पॉइंट करने की जगह ये आप के मानोगे इसे तो एक टू के होगी, फिर ये टू के का रूट माइनस के का रूट डिवाइड बाय रूट ऑफ के विच इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन। फिर दोबारा ये 14% हो जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कई सारी चीज़ें ईजी हो जाती है जो आपको इक्वेशन से निकालनी पड़ेंगी। इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कंजर्वेशन एनर्जी से निकल जाता है। आई होप इसको क्लियर हो, किसी को डाउट नहीं है इसमें? यस सर। ओके, थोड़ा सा कोलिजन भी देख लेते हैं। कोलिजन में क्या क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन तो उसके काफ़ी सारे हैं, करते रहो, वो भी कर लेंगे। और क्वेश्चन में कोलिजन समझ लेते हैं फटाफट से। सर कॉलेजन अगली क्लास में कर लेंगे, बड़ा टॉपिक है, अभी क्वेश्चन पे करवा दो। क्वेश्चन करने हैं? यस सर। सर अभी 15 मिनट है वैसे तो। क्वेश्चन कर लेंगे टीचर, कर लेंगे कोलिजन भी। आपका टॉपिक और क्या था? फ्लूइड मैकेनिक्स था उसके बाद? यस सर। हाँ, तो कोलिजन कर लेंगे। कोलिजन में अगली क्लास में कर लेते हैं। ये बताओ आप लोग बताओ मुझसे अपना। मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ पावर वगैरह से रिलेटेड भी कर लेते हैं, क्योंकि पावर में थोड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के रहते हैं, उसमें कई सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। चलो, क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास m accelerate uniformly from rest to v1 स्पीड तक, ठीक है, इन टाइम t1। ये बॉडी जो है रेस्ट से v1 तक आ गई इन टाइम t1। तो आपको बताना है इसकी इंस्टेंटेनियस पावर जो आपको वेरिएबल दिए हुए हैं, इनके टर्म में आपको बताना आंसर। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे दे रखे हैं। These are the options available. सर टी तो है ही नहीं क्वेश्चन में, T1 है। हाँ, लेकिन टीवी आप मान लो, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एट पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर सेकंड में हमें कितनी पावर डिलीवर है। इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है ना, तो टाइम पे डिपेंड कर रही होगी, वेरिएबल होगी वो, उसमें पर्टिकुलर टाइम पे दे दिया है नहीं, है ना। क्वेश्चन में तो लिखा यस नहीं सर। है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन से पता चल रहा है, यहाँ पे दिया नहीं है।
ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी। दिया ये क्वेश्चन है बीएचयू का क्वेश्चन था। बीएचयू और एयर ट्रिपल दोनों में आता है। आंसर देखते हैं। सर पर ये है कि यहाँ पे ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म जरूरी, एक्सेलरेशन हाँ तो जरूरी नहीं, लेकिन आपने मान लिया होगा शायद। क्योंकि मतलब सॉल्व तो मैंने भी वैसे किया कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, लेकिन ये था कि पता कैसे चला। हाँ तो बोल नहीं सकते हम कि यूनिफॉर्म है या नहीं है, लेकिन इनमें यूनिफॉर्म होना होगा, तो फिर ऑप्शन निकलेगा नहीं, आपका आंसर निकलेगा ही नहीं कुछ, है ना। अगर आप वेरिएबल एक्सेलरेशन मानोगे तो मेरे ख्याल से फिर तो आंसर निकलेगा ही नहीं कुछ, तो कुछ भी आ सकता है आंसर। यस सर। सर जो मेरा आंसर आ रहा है डी आ उसमें गया सर। डी ऑप्शन को तो आ रहा है, क्या कि हाफ को आ रहा है डी के आगे हाफ भी आ रहा है, कैसे कर रहे हो आप? सर। एफ डब्ल्यू अपॉन टी, फिर डब्ल्यू का एफ इनटू एस लिखते हैं। डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं? एफ इनटू एस, फिर एस अपॉन टी, फिर फिर एफ आ जाएगा हमारा एम वी1 अपॉन टी1। एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमें? एम वी1 अपॉन टी1। ये एस के बराबर होगा, एफ के बराबर, ओके ठीक है। सर ठीक नीचे है, की तरफ है। ये एफ की वैल्यू आई ना, हाँ ठीक है। फिर फिर उसके बाद एस, हाँ एस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 v1 अपॉन t1 इंटू टी स्क्वायर। इसमें क्या गलती है? बता भाई क्या गलती है इसमें, ये क्या गलत कर रहे हैं इसमें? इन्होंने मुझे लगाया है इसमें हाफ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये गलत है, लेकिन क्यों गलत है? हाफ ए टी स्क्वायर, क्या गलती है इसमें? ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये हाफ आ रहा है ना यहाँ पे, क्या गलती है इसमें? तो कोई बता दूँ? निकला? अरे गलती दिख रही आपको? भाई ये वर्क डन बाय टाइम ले रहे हैं, तो कौन सी पावर निकाल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं या एवरेज पावर? इंस्टेंटेनियस निकालना है। ये एवरेज निकाल रहे हैं। आपने टोटल पावर निकाल ली ना, एवरेज, आपने टोटल वर्क डन ले लिया, टोटल टाइम ले लिया, तो आपने जो किया है यहाँ पे एक्चुअली आपने एवरेज पावर निकाल दी है ये, और हमें जो निकालनी थी वो इंस्टेंटेनियस निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो एफ इंटू वी करना पड़ेगा आपको वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आएगी, यहाँ से आप वैल्यू वगैरह जो आपने निकाली है ये एफ की वैल्यू, और इसे वैल्यू पुट करके आ जाएगी यहाँ से। क्लियर हो गया? सर कैसे कुछ करके? हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या निकाला था आपने भी? ये आपने फोर्स की वैल्यू निकाल ली थी यहाँ से, एम वी वन बाई टी वन, एम वी वन बाई टी वन, ये तो आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन, इंटू वी से मल्टीप्लाई करना है, वी चाहिए आपको, वी क्या होगा आपका 0 प्लस 80 एट एनी टाइम टी, दिस इज द वेलोसिटी। और ए कितना आ रहा था आपका? वी वन बाय टी वन, आपका ए आ रहा था
टी से मल्टीप्लाई करोगे तो वी आ जाएगा, कितना वी की वैल्यू पुट कर दो, वी वन बाई टी वन इंटू ये आ गया एम वी वन का स्क्वायर बाई टी वन का स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। ओके सर। अच्छा, तो उसमें ध्यान रखना कि पावर का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वाला अलग बनता है और एवरेज पावर का अलग आंसर आता है, तो ये आपको पेपर में करोगे तो ध्यान रखना कि कौन सा करना है। अगला क्वेश्चन में कर देना, सेम कंसेप्ट है लगभग। इसमें कार ऑफ मास m start from rest and accelerate, start from rest यानी u equal to 0 and accelerate so that instantaneous power delivered to car is P नॉट, कांस्टेंट है P नॉट है, तो आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार velocity of car is proportional to ऑप्शन। इसके 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 या फिर इसके सर बी ऑप्शन है बॉम्बे सर, बी। चेक कर लेता हूँ। पावर का क्वेश्चन कौन सा है? बॉम्बे या सर ऑप्शन बी। हो गया सेम आंसर। यस सर। ओके, पावर डिलीवर्ड इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू पावर इनटू टाइम अगर आप कर दो तो वर्क डन आ जाएगा, और वर्क डन से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, यहाँ से कुछ सोच सकते हैं मेरे ख्याल से। पावर इनटू टाइम करेंगे तो चेंज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, रेसिस्टेंस हो जाएगी, तो आपका v जो है प्रोपोर्शनल टू n तो कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट t आ जाएगा, ठीक है, तो v इसका प्रोपोर्शनल टू t क्या आ जाएगा और ये भी रूट t आ जाएगा, तो b आंसर। ठीक, आगे कैसे तो क्लियर है? आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। Can horsepower with motor pump water from
20-meter depth, water from 20-meter depth, and fill a water tank three 80-liter at a height of 10 meter from the ground. फिर ये वाटर टैंक का वॉल्यूम दिया है। हाँ, ये वॉल्यूम दिया है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड ये है 22 फ्रॉम द ग्राउंड 10 मीटर ऊपर है। आपको बताना है द रनिंग टाइम ऑफ द मोटर, द रनिंग टाइम ऑफ द motor to fill empty water tank. बताओ कितना होगा? सर 15 मिनट 3 मिनट 15 मिनट लगेंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर भी 15 ही है बाई चांस। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पावर का क्वेश्चन नंबर 15। पावर का क्वेश्चन नंबर 15, पावर का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दिया हुआ है ए 5 मिनट 5 मिनट। यानी 15 मिनट मोटर चलाने में तो पानी गिर जाएगा, 10 मिनट तो गिर जाएगा पानी बाहर। जल्दी करोगे कैलकुलेशन? Plus with horsepower contributed that at a height of 10 meter from the ground. Power दी हुई आपको, power is work done by time, तो power into time is work done। वर्क डन यहाँ पे जो होगा वो mgs के बराबर होगा मेरे ख्याल से। m बाईस 1 लीटर आपका 1 किलो पानी के बराबर होता है, तो इतना kg का वाटर हो गया। जी आपको 10 दिया हुआ है, h आपका 30 हो जाएगा। 20 मीटर डेप्थ और 10 मीटर की हाइट, 30 मीटर हो गया। पावर आपको दी हुई है 10 हॉर्स पावर, तो कितने वॉट इनटू टाइम, तो ये सेकंड में आएगा आंसर। इतना सेकंड आंसर आएगा, इसको फिर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 15 मिनट आ रहा है। सर आंसर कितना है? 15 मिनट 5 900 सेकंड आ रहा है। 900 सेकंड और आंसर 20 मीटर डेप्थ एंड फिल अ वाटर टैंक ऑफ दिस एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। सर मेरा तो 5 मिनट ही आया। अच्छा, कैलकुलेशन ये किया मैं, सेम कैलकुलेशन ये कुछ और बना रखा है। एक नहीं नहीं, मैंने ना 740 ले लिया है 1 हॉर्स पावर को। हाँ तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, उसको आंसर में उससे थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बाकी सेम है कैलकुलेशन आपकी। यस फिर तो नहीं आना चाहिए आंसर, डिफरेंट डिफरेंट आंसर क्यों आएगा? तो दोबारा चेक कर लीजिए।
10 horsepower motor that for 20 meter fill up tank of volume to supply height of 10 meter running time the motor to fill the empty water tank is empty है water tank देखो हमसे कितना आ रहा है इसका 30 इंटू ये करेंगे तो 746 7 चौकी 28 7 21 30 के करीब आ रहा है 30 इंटू 30 900 सेकेंड अगर ये 900 सेकेंड आता है डिवाइड बाय 7 करोगे आप तो 15 मिनट आना चाहिए इसने कितना आंसर दिया दोबारा से कर लेते हैं सर ये 30 क्या लिया आपने 30 क्या लिया मैंने 30 मीटर हाइट ली मैंने अच्छा हाँ 15 का आंसर से चले गए पावर का तो शुरू नहीं ठीक है 15 मिनट ही आ रहा है इसका आंसर ठीक है क्योंकि इन्होंने जो सॉल्व किया हुआ है इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इन्होंने इसमें 10 मीटर की हाइट ले रहे हैं ये लोग 10 मीटर सही नहीं है हाइट 30 मीटर लेनी पड़ेगी आपको यस सर 30 ठीक है तो 15 मीटर मिनट इज द राइट आंसर ये भी सर मैंने भी 10 ले ली थी पहले देखा नहीं था और आंसर गलत हो के भी सही मैच हो गया इसका आंसर ये है हमारा 15 मीटर मिनट आएगा ठीक है तो दिस इज द अच्छा इसमें अगर एफिशिएंसी वगैरह दी होती तो अगर मान लो एफिशिएंसी 10% या मान लो एफिशिएंसी 50% होती तो कितना टाइम लगता 30 मिनट लगते हैं डबल टाइम आता 30 मिनट 30 मिनट आते हैं एफिशिएंसी की जब आती है तो एफिशिएंसी कैसे लगाते हो आप क्वेश्चन में आप ये जो पावर इनपुट टाइम है यहाँ मल्टीप्लाई करते हो 0.5 से क्योंकि यहाँ पे मोटर को पावर दी अपने टाइम तक उतना वर्क किया मोटर ने लेकिन एक्चुअली वर्क आपको कितना मिलेगा आउटपुट आपको इतना आउटपुट मिलेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 50% है और वो आउटपुट किसके बराबर होगा जो कि उसने वर्क डन किया तो हम एफिशिएंसी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं कि एफिशिएंसी कितने परसेंट है तो यहाँ पर हम फैक्टर ले लेते हैं ठीक है आई होप दिस इज क्लियर सबको एफिशिएंसी में क्या करना होता है यस सर ओके चलिए तो ठीक है फिर आज की क्लास में यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं और फिर अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं ये वाला कोडिंग मेरा टॉपिक ठीक है सर उसके बाद फ्लूइड भी कराओगे ना हाँ करा दूंगा मुझे क्या प्रॉब्लम है फिर तो मेरा फेवरेट टॉपिक है मुझे क्या प्रॉब्लम है ओके सर इतना तो फ्लूइड कराएगा तुम लोग दोबारा फ्लूइड पूछ लो चलो कर देंगे चलिए थैंक यू एवरीवन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर